मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, शिक्षण विधियाँ। इससे पहले हम शिक्षण सूत्र के बारे में पढ़ चुके हैं और उसी पर आधारित ये शिक्षण विधियाँ होती हैं जिसका प्रयोग कर हम अपने क्लास को एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक दे सकते हैं जिससे कि बच्चे प्रभावित होकर के ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकें। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनका प्रयोग एक टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। तो चलिए देखते हैं शिक्षण विधियां, मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो पहली जो हमारी विधि है आगमन निगमन विधि, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। तो आप ये जान लें कि जो आगमन विधि इंडक्टिव मेथड जो है ये क्या करता है कि इसमें हम लोग पहले उदाहरण देते हैं बच्चों को और उसके बाद कोई भी नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं। ये विधि मोस्टली मैथ के टीचर के लिए बहुत उपयोगी है और हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे टीचर्स के लिए इम्पोर्टेंट है और इंग्लिश ग्रामर के लिए, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों में उदाहरण दे करके बच्चों को समझाना पड़ता है और उसके बाद फिर हम लोग परिभाषाएं या सिद्धांत या नियम हम लोग बताते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी हिंदी ग्रामर में कि जैसे हम लोग उदाहरण दे दिए कि गुलाब लाल होता है, तब बच्चों से पूछा जाएगा कि ये लाल जो है गुलाब के किस गुण को बता रहा, क्या है ये। तो बच्चे स्वयं बताएंगे कि ये इसकी गुण है, विशेषता है। उसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, विशेषण। अर्थात विशेषण वह है जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। समझ गए। तो पहले हमने उदाहरण दे दिया गुलाब, कि गुलाब लाल होता है। तो उदाहरण से बच्चे क्या होंगे, अपने आप नियम की ओर प्रोसीड करेंगे, पढ़ेंगे और वो स्वयं भी इस नियम को निकाल पाने में शिक्षक को मदद करेंगे। तो गुलाब से मुझे एक बात याद आ गई महात्मा गांधी की, कि गुलाब को उपदेश देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि गुलाब स्वयं अपनी खुशबू बिखेरता है और उसकी खुशबू ही सबसे बड़ा संदेश है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है निगमन। तो निगमन में क्या होता है, निगमन विधि में कि पहले हम लोग नियम सिद्धांत ये सब बताते हैं और उसके बाद उदाहरण हम लोग देते हैं। जैसे कि आप मैथ में देखते होंगे कि पहले फॉर्मूलाज बता दिए गए और उस पर आधारित फिर वो एग्जाम्पल्स दिए गए। तो यानी कि आगमन में क्या हो गया, पहले उदाहरण फिर नियम। निगमन विधि में क्या हो गया, पहले नियम बताया जाएगा और फिर उदाहरण दिया जाएगा। तो ये देखिए शिक्षण सूत्र से कैसे ये रिलेटेड है कि आगमन विधि में जो सूत्र होगा वो विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब एक बात आप लोग याद रखें कि सीटेट, सेट या नेट या इस तरह के जो भी जो शिक्षकों की भर्ती के लिए जो भी एग्जाम वगैरह होते हैं, तो उसमें ये पूछा जाता है कि आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। तो आप लोग याद रखें, विशिष्ट से सामान्य, अर्थात पहले उदाहरण और फिर नियम। उसी तरह निगमन में क्या हो जाएगा, पहले नियम और फिर उदाहरण, यानी कि पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो होगा प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो इसमें क्या होता है, ये स्पेशली जो टीचर्स होते हैं अपने लेक्चर के टाइम में बहुत सारी चीज़ों को दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। चार्ट हो सकता है, मॉडल हो सकता है, कोई भी और भी बहुत सारी वस्तुएं हो सकती, कोई भी फोटो हो सकती है, कोई मैप हो सकता है। तो जिसमें बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं और देख करके क्या करते हैं, सीखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, बच्चे खुद स्वयं देखते हैं और उसमें क्या होती है, उनकी जो भी अधिगम की जो लर्निंग का जो प्रोसेस होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और लॉन्ग टाइम तक वो क्या करेंगे, उसको याद रख पाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्वेषण या खोज विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका प्रयोग जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ये जो विधि है ये स्वयं सीखने की विधि है। ये स्वयं बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है कि यह स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि है। अध्यापक द्वारा क्या किया जाता है, एक समस्या क्रिएट किया जाता है
कोई भी समस्या बच्चों के बीच लाया गया। अब बच्चे क्या करते हैं, अपनी सोच विचार से, अपनी तर्क शक्ति से उस समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं, और इस सत्य की खोज में, इसको हल करने में टीचर क्या करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं। बट करते कौन है, बच्चे स्वयं। इसलिए इसे क्या कहा गया है, स्वयं सीखने की विधि। चलिए नेक्स्ट, विश्लेषण संश्लेषण विधि, एनालिटिक सिंथेटिक मेथड। ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि विश्लेषण अर्थात संपूर्ण होल चीज को पार्ट पार्ट में पढ़ना, पार्ट पार्ट में, खंडों खंडों में उसे समझना, और फिर सारे खंडों को जोड़ करके, एकत्रित करके, संयोजन करके उसे फिर संपूर्ण बना देना, होल कर देना। इसमें मैंने कई बार आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, शिक्षण सूत्र में भी मैंने इसका प्रयोग किया था, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार के आप लोगों को कोई कठिनाई होगी। तो चलिए हम लोग और नेक्स्ट जानते हैं, निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। इसका जो प्रयोग होता है मोस्टली ये विज्ञान, कृषि शिक्षा, इतिहास, भूगोल के विषयों को पढ़ाने में ज़्यादा ये उपयोगी होता है। क्यों, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, अर्थात बच्चे क्या करते हैं, इसे स्वयं देख करके, ऑब्जर्व करके, निरीक्षण करके वो स्वयं अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे अब हम लोग बताते हैं कि जैसे विज्ञान में कोई प्रयोग करके वो बच्चे सीख रहे हैं स्वयं, कुछ भी, बहुत सारा प्रयोग। अब विज्ञान तो ऐसे भी प्रयोग पे ही आधारित है। अब क्या होता है, इतिहास में वो लोग कैसे निरीक्षण करेंगे, ऐतिहासिक जो किले हैं या फिर वो जो स्थान है जहाँ पे कोई युद्ध, स्पेशल युद्ध की कोई घटना घटी, जैसे कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग के किस स्थान पे हुआ था, तो हम बच्चों को क्या करते हैं, उन किलों के नज़दीक लेके जाते हैं, और वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को स्वयं कहते हैं कि आप देखें, उसे खुद से निरीक्षण करें, ऑब्जर्व करें और समझने का प्रयास करें। इसी प्रकार हम कुछ सिक्के दिखा सकते हैं, कुछ स्मारक दिखा सकते हैं, ये तो हो गई इतिहास की बात। भूगोल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों को पहाड़ पढ़ना, पर्वत, तो हम लोग क्या करेंगे, पर्वत के नज़दीक बच्चों को लेके जाएंगे। नदी की कुछ विशेषताएं पढ़ानी या कुछ भी, तो नदी के समीप लेके जाएंगे। मिट्टी के बारे में पढ़ाना है तो हम मिट्टी किसी खेत में ले जा करके, किसी फील्ड में ले जाकर मिट्टी को दिखाएंगे, और मिट्टी के प्रकार पहले हम लोग दिखाएंगे कि ये क्या है, सॉइल है, मिट्टी है, तो इसे कितने प्रकार होते हैं, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी और बहुत सारे, लाल मिट्टी, बलुआ मिट्टी, तो सभी मिट्टियों के प्रकार को हम लोग बाद में बताएंगे, पहले उसे दिखाएंगे। इससे क्या होगा, बच्चे क्या होंगे, इंटरेस्टेड भी होंगे, और स्वयं उनकी जो ऑब्जर्वेशन पावर, तर्क जो शक्ति है वो डेवलप होगी। उसके बाद देखिए प्रयोग विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये तो आप समझ ही चुके होंगे कि मोस्टली ये साइंस सब्जेक्ट में ये यूज होती है, जिससे कि कोई भी चीज़ को हम लोग प्रयोग करके उसके सत्य तक हम लोग पहुँचने का प्रयास करते हैं कि कोई भी चीज़ है ऐसा क्यों है, तो सिर्फ हमारे तर्क के आधार पर ये सिद्ध नहीं हो सकता, इसे आपको प्रयोग करके इसकी सत्यता प्रमाणित करनी पड़ती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के जो जन्मदाता थे वो थे किलपैट्रिक। इनके अनुसार इन्होंने कहा कि कोई भी कार्य अगर हम करें तो उसे दो तरह से हम लोग करते हैं, एक तो योजना बना के करते हैं और एक बिना योजना के ही करते हैं। लेकिन सक्सेसफुल कौन होता है, जब हम किसी कार्य को योजना बना के करते हैं। तो इसमें मैंने जो लिखा है देख लीजिए कि प्रोजेक्ट विधि उद्देश्यपूर्ण, सार्थक, रोचक और स्वाभाविक कार्य का आयोजन है, जिसे सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। जैसे कि हम कोई भी टीचर हैं, एक प्रॉब्लम क्रिएट करें और उसे बच्चों को, एक समस्या बच्चों को दे दिया जाए और बच्चे का एक ग्रुप बना दिया जाए और वो सामाजिक वातावरण में जा कर के उसका क्या करें, उसको प्रोजेक्ट दे दिया गया। अब वे खुद स्वयं उस पर एनालिसिस करेंगे, उसका कारण खोजने का प्रयास करेंगे, फिर परिणाम देंगे और उसकी गुण और दोषों का वर्णन वो खुद कर पाएंगे। जैसे कि जो समाज में कहीं भी जैसे एक तालाब है, उसमें गंदगी है, भरी हुई है, अब वो समस्या उन लोगों को दे दिया गया, प्रोजेक्ट दे दिया गया कि इस पर आप एक प्रोजेक्ट दे दिया गया, इस पर आप अपना विचार करें, इस पर आप अपना
असाइनमेंट तैयार है। तो अब बच्चे क्या करेंगे, टीम बना करके वहाँ पे पहले देखेंगे कि ये गंदगी का कारण क्या है, और अगर ये ऐसा ही रहा तो इसका परिणाम क्या होगा, इसे दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो ये सामाजिक वातावरण में ही पॉसिबल होता है। और हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसका समाधान करना जरूरी होता है, और इसलिए इस कार्य को बच्चों के द्वारा करवाया जाता है। उससे उनमें एक सामाजिक एकता की भी भावना जगेगी और जागरूकता भी पैदा होगी। अब हम लोग देखेंगे किंडरगार्टन पद्धति। इसके जन्मदाता रोबेल को माना गया है। उन्होंने खेल के द्वारा शिक्षा इस विधि का प्रतिपादन किया। वो जो बताते हैं कि उनके जो किंडरगार्टन में वो उनका कहना है कि जो बच्चे हैं वो पौधे हैं और शिक्षक क्या है, माली हैं। जिस प्रकार माली बहुत ही यत्न के साथ, स्नेह के साथ ये पौधों को सींचते हैं और उस पर फिर बाद में क्या होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर पुष्प खिलते हैं। तो उसी प्रकार बच्चे भी छोटे छोटे पौधे हैं और टीचर क्या करें, एक माली की तरह उनको प्यार से पढ़ाएं और ताकि वो बाद में अपना विकास कर सकें, पुष्प की तरह बच्चे भी खिल सकें। तो इन्होंने जो इसमें डाला, जो मेन इसका हम लोग कह सकते हैं कि वो जो 3 भागों में उन्होंने बांटा था कि गीत, गति और रचना। तो गीत से मतलब है कि वो किसी भी कहानी को, किसी भी घटना को गीत के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। और गति मतलब उसको अभिनय के द्वारा वो उसको यूज करते थे। और रचना यानी कि उस जो कहानी है उसमें कौन कौन से पात्र हैं तो उसको चित्र के माध्यम से या मूर्ति के माध्यम से, किसी भी माध्यम से रचना करते थे, स्वयं बनाते थे। ठीक है। अब इसमें 3 चीज और आती है कि शिशु गीत, उपहार और व्यापार। तो शिशु गीत जो तो 50, इसकी संख्या 50 बताई गई है, जो शिशु से संबंधित गीत हैं वो गाए जाते हैं। और उपहार में उन लोगों को, बच्चों को उपहार यानी कि ये ऊन के बनाए गए बॉल्स, लकड़ी के बनाए गए, जैसे कि हम लोग घन, आयत कहते हैं, ये सब उन लोगों को दिया जाता था। और तरह तरह का त्रिभुज के आकार का या फिर आयताकार, जो भी उन लोगों को घन के आकार में, सब उन लोगों को बनाया गया खिलौना टाइप का था जो दिया जाता था। तो ये हो गया उपहार। अब क्या करते थे बच्चे, इन्हीं उपहारों को बिगाड़ करके स्वयं फिर से उसको निर्माण करते थे और उसको बना देते थे, और बने हुए चीज़ों से ही तरह तरह के और भी क्रिएशन करते थे। तो ये हो गया व्यापार। तो ये इनका जो मोस्टली जो इनको कहना था कि खेल के द्वारा, मनोरंजन के द्वारा शिक्षा दी जाए। चलिए नेक्स्ट है मोंटेसरी विधि। तो मोंटेसरी विधि में इनके जो जन्मदाता थी मारिया मोंटेसरी थी। वो एक हॉस्पिटल में काम करती थी। वहाँ उनका संपर्क दिव्यांग बच्चों से होता है और मेंटली, मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के साथ होता है। तो उनके दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना इनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि ये भी अपने पैरों पर खड़े हो सके, ये भी रोजगार कर सके, शिक्षा ग्रहण कर सके। और इसलिए इन्होंने ये जो मोंटेसरी विधि लाई। तो इसमें जो मेन चीज़ था, जान लीजिए कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शिक्षा, कर्मेंद्रियों के द्वारा शिक्षा और भाषा की शिक्षा दिया जाए। तो ज्ञानेंद्रियों के बारे में आपको मैं बता दूं कि हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, आपको पता ही होगा। आइज, नोज, टंग, स्किन, ये सब। तो ईयर। अब ये तो होगी ज्ञानेंद्रियाँ, जिससे हम सीख करके याद रखते हैं। हमारे मस्तिष्क से ये जुड़ी हुई ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। और कर्मेंद्रियाँ क्या है, मतलब हमारे हाथ, पैर, मांसपेशी, ये सारी चीज़ें, जिससे कि हम कुछ काम कर सकें, कुछ वर्क कर सकें। आपने देखा भी होगा कि जैसे कि हमारे प्राचीन काल में जो तीर धनुष की भी चलाने की शिक्षा दी जाती थी, वोकेशनल एजुकेशन में ये आता था। आप लोगों को तो पता ही होगा कि प्राचीन काल में जो हमारा सिलेबस 2 भागों में बटा हुआ था, परा, अपरा। परा में क्या था, आध्यात्मिक चीज़ें पढ़नी होती थी। अपरा में व्यवसायिक जो ज्ञान दिया जाता था। तो उसमें तीर धनुष चलाने का भी एक जो पेशा था, वो शिक्षा थी, वो शिक्षक के द्वारा दी जाती थी, जिसमें शिक्षक स्वयं
सिखाते थे और फिर बच्चे उसका अनुकरण करके करते थे। तो अब आप देख लें, बाहुबली मूवी में भी आप लोगों को देखा होगा कि एक साथ तीर कैसे किया जाता है, वो इसके द्वारा, बाहुबली के द्वारा। तो इसमें आप एक बात जान लें कि जो हम तीर और धनुष का अगर हम प्रयोग करते हैं तो क्या हम आँख, कान, नाक या स्किन ये सब का प्रयोग करके कर सकते हैं? नहीं, इसमें हम लोगों को क्या चाहिए? हाथ चाहिए। तो हाथ क्या हो गया? कर्मेंद्रिय। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें बताया गया। अब भाषा की शिक्षा, तो भाषा की शिक्षा में मारिया मोंटेसरी ने बताया कि पहले बच्चों को लिखना सिखाया जाए, उसके बाद पढ़ना है। ठीक है, ओके। अब जो है हमारा डाल्टन प्लान, इसके जो जन्मदाता थी मिस हेलन पार्कहर्स्ट। ये देखिए सीटेट, नेट या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि डाल्टन योजना के जन्मदाता कौन है? पार्कहर्स्ट। तो ये आप समझ लें कि ये एक ठेका टाइप का है। इसमें क्या होता है, बच्चों को साल भर के लिए जो भी हमारा सिलेबस होगा उसको बांट दिया जाएगा 12 भागों में, 12 भागों में, और मंथली भी एक महीने में भी उसको 4 भागों में बांट दिया जाएगा कि आपको एक सप्ताह है, इसमें आपको ये कंप्लीट करना है। इसे हम लोग असाइनमेंट विधि भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, बच्चे स्वतंत्र होते हैं। अब एक चीज़ जान लें कि इस विधि में, इस योजना में क्लासरूम का प्रयोग नहीं होता बल्कि प्रयोगशाला का प्रयोग होता है। और प्रयोगशाला हर सब्जेक्ट के लिए, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिए अलग अलग होता है। और इसमें क्या करते हैं बच्चे, एवरीडे टीचर और स्टूडेंट्स का मॉर्निंग में ही एक सम्मेलन होता है जिसमें बता दिया जाता है कि आपको क्या करना, नहीं करना। अब बच्चे अपने अपने प्रयोगशाला में जाते हैं और स्वयं उसको करके सीखते हैं। और जब इवनिंग टाइम में, जब उनको क्लास खत्म हो जाता है, तो 3 जो प्रतियां होती हैं, रिपोर्ट कार्ड, इसमें एक बच्चे के पास होता है, एक टंगी होती है क्लासरूम्स में, और एक टीचर के पास होता है। और उन लोग को एवरीडे अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट उसमें दर्ज करना होता है। तो ये था हमारा डाल्टन प्लान। और भी बहुत सारे प्लान, ये विधियाँ हैं। ये तो थे हमारे ट्रेडिशनल कुछ विधियाँ। अभी नए नए कई विधियाँ हैं, जैसे कि आप जान रहे हैं कि अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। तो कई पोर्टल्स आ चुके हैं जिसमें हम घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन नेट का प्रयोग करें, इंटरनेट की सहायता से हम कंप्यूटर पे आधारित जो भी जितनी शिक्षाएं, हम घर से ही बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे जो सरकारी गवर्नमेंट ने भी इसमें बहुत सारे अपने पोर्टल खोले हैं। इग्नू ने भी अपना बहुत सारा चैनल्स खोला हुआ है जिसमें कि आपका ज्ञान दर्शन, एकलव्य वगैरह है। तो ये इस पर लंबी चर्चा होगी, तो आज के लिए तो हम लोग इतना ही इसको कंप्लीट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि शिक्षण विधियाँ क्या हैं और इसको किसी भी टीचर के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। और टीचर के लिए मैं कहना चाहूँगी कि उनको बच्चों क्लास के स्तर के अनुसार अलग अलग विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच, गुड लक।